गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के पार्ट 2 पर। बोर के परमाणु मॉडल की दो परिकल्पनाएं पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम इस बोर के परमाणु मॉडल में बोर की तीसरी परिकल्पना की बात करेंगे। तो बोर में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो दोष थे कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ जो है असंख्य कोष हैं, संभव है, परंतु इलेक्ट्रॉन जो है किन किन कोषों में रहते हैं, उन सभी कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वेग ऊर्जा क्या है, इसकी जानकारी हमको बोर के मॉडल द्वारा मिलेगी। तो किन किन कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में रहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π होता है। ऐसे कक्षाओं को हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। आज हम तीसरी परिकल्पना में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का जो है अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग और ऊर्जा क्या है। तो आते हैं तीसरी परिकल्पना पर बोर के। तो बोर का तीसरी परिकल्पना है, बोर ने बताया कि जो नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है वृत्तीय पथ पर, तो v वेग से घूमता है। अब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, इस मान r यानी कि जो है m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी r से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका जो वृत्तीय पथ का रेडियस होता है वो फिक्स होता है। ये सब उसने स्पेक्ट्रम को देख करके, परमाणु के स्पेक्ट्रम को देख करके पता किया कि r जो है फिक्स होता है, वेलोसिटी भी फिक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स होता है। तो जब एनर्जी फिक्स होगा तो वेलोसिटी भी फिक्स होगा, वेलोसिटी फिक्स होगा तो जो इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्र बल काम करता है, अपकेंद्र बल, ये भी जो है फिक्स होगा, यानी अपकेंद्र बल कार्य करेगा जो कि नाभिकीय बल को संतुलित कर लेगा। तो बोर ने तीसरी परिकल्पना में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स एनर्जी, फिक्स रेडियस के पथ पर फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी के साथ घूमता है, यानी कि नियत त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत ऊर्जा और नियत वेग से घूमता है। नियत वेग के कारण इसका अपकेंद्र बल कार्य करता है जो कि नाभिकीय बल को संतुलित करता है। इसे लिख लेते हैं इसे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नियत त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, नियत त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत वेग व ऊर्जा के साथ, वेग व नियत ऊर्जा के साथ घूमता है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर घूमता है उसका वृत्तीय पथ का रेडियस फिक्स होता है, तो ऊर्जा और एनर्जी और वेलोसिटी भी फिक्स होता है। अब वेलोसिटी फिक्स है तो इस वेलोसिटी के कारण जो है अपकेंद्र बल भी फिक्स होगा, क्योंकि अपकेंद्र बल डिपेंड करता है कण के वृत्तीय पथ पर घूमते हुए कण के वेलोसिटी पर। अतः आवश्यक अपकेंद्र बल कार्य करता है, आवश्यक अपकेंद्र बल कार्य करता है जो नाभिकीय बल को संतुलित करेगा, जो नाभिकीय यानी नाभिक द्वारा लगाए गए बल को संतुलित
संतुलित करेगा। अर्थात जो अपकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल बराबर हो जाएगा परमाणु के नाभिक द्वारा लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, यानी mv²/r होगा इसका व्यंजक, जो नाभिकीय बल के बराबर होगा। अब कूलाम ने बताया कि दो आवेश है, देखो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, नाभिक पर प्लस चार्ज है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कहते हैं ना वैद्युत बल। और वैद्युत बल, नाभिकीय बल वैद्युत बल है क्योंकि दो आवेशों के बीच लग रहा है। और वैद्युत बल के लिए कूलाम ने नियम दिया था कि 1/4πε0 इंटू दोनों आवेशों की मात्रा है। तो दोनों आवेश जो है, नाभिक पर आवेश जो है धन आवेश का मान ई होता है और धन आवेश की संख्या कई है, तो धन आवेशों की संख्या को हम जेड से दिखाते हैं। तो टोटल नाभिक पर जो चार्ज मिलेगा जेड मिलेगा, क्योंकि धन आवेश का मान ई, एक धन आवेश का मान ई होता है और टोटल धन आवेशों की संख्या जेड है, तो टोटल धन आवेशों की संख्या होगा जेड। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू दूसरा आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा Jd² दोनों के बीच की दूरी r²। तो दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है इतना लगता है। तो नाभिकीय बल जो दो आवेशों के बीच लग रहा है, तो नाभिकीय बल का मान इतना होता है। तो अपकेंद्र बल का वैल्यू mv²/r हो गया। नाभिकीय बल जो है, नाभिक का बल है वो है 1/4πε0 Jd²/r। इसे हम मान, या इसमें थोड़ा सा और इसमें लिख सकते हैं, r से r कटा सकते हैं, तो बचेगा क्या, mv² = 1/4πε0। ये है Jd², तो Jd², ये r² होता है, सॉरी r² होता है, तो r हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब बोर के दूसरे परिकल्पना में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है mvr, ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर होता है 1/4πε0 nh/2π। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, दूसरे परिकल्पना, बोर के दूसरे परिकल्पना में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है mvr का वैल्यू वो nh/2π होता है। इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण ए से भाग करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो पहले इन समीकरणों को हम लिख लेते हैं बगल में, आगे इनका काम लगेगा। तो यहाँ समीकरण 1 लिख लेते हैं, mv² = 1/4πε0 Jd² कितना है, समीकरण नंबर 1 r। समीकरण नंबर 2 क्या है, mvr = nh/2π। अब ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का वर्ग करके समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग करेंगे। समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग करने पर समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग, तो समीकरण 2 है ये है समीकरण 2। क्या है, mvr
2 पाई। इसका हमको वर्ग करना है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर आई हो गया 4 पाई स्क्वायर। समीकरण 2 का वर्ग कर दिया, आप समीकरण 1 से भाग। समीकरण 1 है mv स्क्वायर, इधर है 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई, या इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो ये पलटी हो जाएगा, तो बच जाएगा एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर इंटू, इसको ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और नीचे हो गया जेड स्क्वायर। अब जो कटेगा उसको कटा लेंगे, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, और इस आर से या इस आर से कट जाएगा ये स्क्वायर, पाई से 4 पाई से और 4 से 4 और पाई स्क्वायर से पाई कट जाएगा। तो अब हमारे पास मिलेगा जो व्यंजक, इधर मिलेगा m बचेगा, r बचेगा, इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर। या यहाँ से हम लिख सकते हैं r का वैल्यू निकल जाएगा, r का वैल्यू निकल के आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यम इधर लेके जाएंगे और यह पाई हो जाएगा, जेड स्क्वायर बचेगा। ये r का वैल्यू, ये r का वैल्यू आ गया। ये जो r क्या है, r से हम बड़ी भांति पढ़ती हैं कि जो नाभिक के चारों तरफ जो r होता है वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है। तो ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या की गणना कर ली हम लोग। यहाँ से हम जो है r को लिख सकते हैं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्योंकि जो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यम पाई जेड ई स्क्वायर जो है ये नियतांक है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान होगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है। 8 इसका वैल्यू होता है 8.85 और 10⁻12, ये सब जो है कांस्टेंट है। एम द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻34 होता है, पाई 22/7 होता है, जेड हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया था, इसका मान 1 होता है, जेड ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 होता है। ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, अतः इसको हटाएंगे तो आर का जो वैल्यू मिलेगा n स्क्वायर मिलेगा, यानी आर जो है कोषों की क्रम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाएंगे आर का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये परमाणु नाभिक का यह पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, पहला दूसरा तीसरा है, तो इसमें जो परमाणु जो त्रिज्या होगा परमाणु का r1 है, दूसरे कोष का त्रिज्या r2 है, तीसरे कोष का त्रिज्या r3 है। तो ये जो त्रिज्या है कोषों की क्रम संख्या पर डिपेंड करता है, इनके मान पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे परमाणु नाभिक से हम दूर जाएंगे कोषों की संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ेगा। यानी पहले कोष की त्रिज्या छोटी, दूसरे कोष की त्रिज्या बड़ी और तीसरे की और बड़ी। तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है कोषों की क्रम संख्या पर निर्भर करती है। ये हो गया वृत्तीय पथ की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहाँ इसको पहले नोट कर लेते हैं, आर का वैल्यू आगे काम लगेगा, तो इस आर का वैल्यू नोट कर लेते हैं। आर बराबर है एम स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और m पाई जेड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग और ऊर्जा पर। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन का वेग ऊर्जा नहीं बताया था, जबकि बोर ने अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन का वेग और ऊर्जा भी बताया। तो हम बात करते हैं
अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट, अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे समीकरण नंबर 2 का। ये v का वैल्यू समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या? तो समीकरण 2 है mvr इज इक्वल टू NH/2π। से हमको v का वैल्यू निकालना है तो m और r इधर आ जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग के लिए व्यंजक। r का वैल्यू भी हमको फाइंड है, यहाँ पर r का वैल्यू है, यहाँ पर r का वैल्यू रख सकते हैं। तो मिलेगा हमको v इज इक्वल टू NH m हो गया, ये हुआ 2π और r का क्या वैल्यू है? तो r का वैल्यू रखेंगे इतना, तो 1/r है यहाँ पर, तो r का वैल्यू रखेंगे तो m ऊपर चला जाएगा, पाई ऊपर, z² ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा ऑप्शन। और क्या बचेगा? h² n², जो कटेगा उसको कटा लेंगे। m से m कट जाएगा और यहां बच जाएगा स्क्वायर है n और h का, तो ये NH कट जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा केवल ZE² अपान 2ε0 H और n। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग का व्यंजक। चूंकि हम जो है ZE² 2ε0 H, सॉरी ये m है, n है, को नियतांक ले लेते हैं। नियतांक, ये सब नियतांक है। तो v का वैल्यू हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZE² अपान 1/n। ये सब वैल्यू कांस्टेंट नियतांक है, तो बच जाएगा v प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। यानी जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है कोषों की क्रम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएगा कोषों की क्रम संख्या बढ़ाएंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वेग जो है क्या होता है? कम होता जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष में n का मान बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग अगर v1, v2 और v3 माने तो कोषों की क्रम संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, अर्थात यह वेग पहले ज्यादा रहता है और क्रमशः कम होता जाता है। पहला शेल में इलेक्ट्रॉन स्लो घूमता है, फास्ट घूमता है, दूसरा में थोड़ा स्लो और तीसरा में और स्लो घूमेगा। तो जैसे इस प्रकार हम देख रहे हैं बोर के मॉडल के अनुसार कि जो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग होता है कोषों की क्रम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम कोष में दूर जाते हैं, नाभिक से दूर जाते हैं, कोषों की संख्या बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो है घटता जाता है। अब हम बात करते हैं अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब देखिए हम लोग जानते हैं परमाणु नाभिक होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है वृत्तीय पथ पर, v वेलोसिटी से घूम रहा है r त्रिज्या का वृत्तीय पथ पर। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल जो एनर्जी है उसको हम E से डिनोट करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी योग के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की योग के बराबर होती है।
तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो जाएगी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि K का वैल्यू होता है 1/2 mv²। अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दो आवेशों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना देते हैं, तो दो आवेश देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, परमाणु पर नाभिक पर प्लस चार्ज है, दो आवेश हैं तो उनके बीच का दो आवेशों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है -1/4πε0 Ze²R। दो आवेशों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र इतना होता है। तो दो आवेशों के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं -1/4πε0 Zd²R। अब 1/2 mv² है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इक्वल टू 1/2 तो वैसे ही रहेगा, mv² का मान समीकरण नंबर 1 से रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में mv² का वैल्यू है जो उसको आप रख सकते हैं। mv² का वैल्यू है यार कितना है, mv² का वैल्यू है 1/4πε0 Zd²R। आई माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4πε Zd²R। तो अब बनेगा इक्वल टू 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो 1/8πε0 Zd²R -1/4πε0 Zd²R। तो अब टोटल एनर्जी बन जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 8πε0 इंटू आर, कटा देंगे इससे 8 से तो एक बार जाएगा, Zd² बचेगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस रख देंगे, 4 से 8 कटाएंगे 2 बार में, Zd² हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि Zd में से 2 Zd², ये 1 में से 2 निकालना है तो माइनस में मान आएगा, तो बन जाएगा इक्वल टू -Ze² बटा में 8πε0 इंटू आर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक, या इसको हम आर का वैल्यू रखेंगे तो मिल जाएगा इक्वल टू -Ze²/8πε0। आर का वैल्यू 1/r का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, 1/r का वैल्यू आर की जगह पर रखेंगे तो 1/r है वो आर है, तो 1/r की जगह आर का वैल्यू रखेंगे तो पलट करके मान हो जाएगा इसका गुणे यम पाई Zd² और ऊपर है एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन पहले से है, फिर एक एप्सिलॉन आ गया तो इसका गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन0 का स्क्वायर होगा, और क्या बचा h² n²। ये हो गया टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का व्यंजक। यह व्यंजक जो है अगले वीडियो में भी काम लगेंगे, अगले जो है पार्ट में इस व्यंजक का काम लगेगा हमें। तो यह परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल का जो है तीसरा परिकल्पना रहा, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि परमाणु अस्थायी क्यों होता है। परमाणु क्योंकि अभी इसमें पढ़े हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, अतः उसका जो अपकेंद्र बल है वो हमेशा काम करेगा, और वही अपकेंद्र बल नाभिकीय बल को संतुलित कर लेगा, और नाभिकीय बल को संतुलित कर लेगा तो परमाणु अस्थायी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। तो परमाणु अस्थायी होता है, ये भी इसमें हम लोग देख लिए। इलेक्ट्रॉन का वेग और ऊर्जा भी निकाल लिए इसमें हम लोग, इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी निकाल लिया हम लोग। अब बोर की अगली परिकल्पना जो चौथा, ये तीसरा था, अगली परिकल्पना जो चौथा है, पहला और दूसरा परिकल्पना हम लोग पीछे वीडियो में बात किए थे, और फिर जो आज की वीडियो में हम बात किए हुए तीसरी परिकल्पना पर, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे चौथी परिकल्पना पर। तो आज के वीडियो में कोई इतना ही, बात करेंगे अब के वीडियो में बाकी सब।